रफ्तार भाई ने शेयर किया था उसको। ओह वाओ। रफ्तार भाई से बात हुई थी उस टाइम। कल की अवतार के बारे में भी, उसके बारे में भी आपने लिखा भी है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखो अभी तक तो जितने भी युग हैं उसमें तो आए हैं, एज अ हीरो बनकर तो आए हैं। ठीक। इस कम्युनिटी का और रैप जॉनर का मतलब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। मतलब ये कह सकते हो कि ये मेरे लिए वॉइस है। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको आपने देखा तो नहीं होगा इतना, बट उनको आपने सुना बहुत होगा। उनके म्यूज़िक को आपने अपनी स्टोरीज़ में, रील्स में, शॉर्ट्स में बहुत जगह यूज़ किया होगा। और उनके बारे में मैं ज़्यादा अभी नहीं बताऊंगा, उन्हीं से जानेंगे उनके लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे और क्या उनकी ओवरऑल जर्नी रही। तो आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में है नारसी। वेलकम टू TCB। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। एंड सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि अभी तक मेरे को सिर्फ इतना ही पता है, आपका नाम नारसी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे को पता चला था, बट मैं आपसे जानना चाहूँगा व्हाट्स योर रियल नेम? ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है जो आस्क मी में डालता हूँ उसमें, इंस्टाग्राम में, उसमें भी सबसे पहले यही पूछते हैं। तो नारसी मेरा स्टेज नेम है, रियल नेम है मेरा शांति स्वरूप भनवाल। तो बहुत लंबा और थोड़ा सा लड़कियों वाला साउंड भी करता है। नहीं, हम सभी को मैं आपसे रेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अपना फर्स्ट नेम इतना अच्छा नहीं लगता जितना अपना सरनेम अच्छा लगता है। तो मैं हर जगह कोशिश करता हूँ कि मेरा सरनेम पहले आए। तो ऐसे ही ये भी TCB विद सनवाल हुआ है। तो मैं टोटली आपसे रेट कर सकता हूँ इस चीज़ पे, ये होता ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो मैं अब ये आई होप आपका भी पहला ही पॉडकास्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो हमारे भी ऑडियंस है और जो आपको सुनते भी हैं, उन्होंने भी अभी आपके बारे में इतना, उनके पास भी कोई जानकारी नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्या आपकी लाइफ की स्टोरी रही। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप खुद उसको बताएं जो आपकी लाइफ की स्टोरी अभी तक यहाँ से रही, और शांति स्वरूप से आप नारसी कैसे बने? मतलब म्यूज़िक लवर तो शुरू से हूँ, ठीक है। फैमिली में म्यूज़िक का एक माहौल रहता ही है। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि हाँ कोई ट्रेंड सिंगर है या फिर कहीं से सीखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ, काफ़ी कुछ नॉलेज है। तो जो शुरुआत थी मेरी, मैं मतलब मैं पेंटिंग आर्टिस्ट पहले हूँ मैं। तो मुझे पेंटिंग्स पसंद है, अलग अलग टाइप्स की करना। तो ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे राइटिंग में आ गया था, स्कूल टाइम से ही। तो उस टाइम कुछ नहीं पता था कि मतलब कौन सा राइटर मतलब कौन सा फेमस है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे लाइक वो शेक्सपियर है, उनकी ये लिटरेचर है। जब वो नज़र में आए कि अच्छा हाँ, उसके बाद धीरे धीरे करके मिर्ज़ा गालिब, सर जॉन एलिया साहब, अच्छा, तो इनको पढ़ना स्टार्ट किया। तो वो एक ब्यूटी समझ आई राइटिंग के क्या थी। ठीक है। तो मतलब वो डायरेक्टली बात कर रहा है, इनडायरेक्टली बात करना, लफ्ज़ों की खूबसूरती के साथ। फिर कोशिश करी थोड़ी थोड़ी करके, फिर ऐसे करते करते यही चीज़ मोल्ड हो गई थी बीट्स में। एंड वो हिप हॉप और शायरी को मिक्स करके ऐसे करते करते मतलब अब ये जर्नी यहाँ तक पहुँच गई है। ठीक। तो यही था कि मतलब वो शांति स्वरूप से लेके नारसी। तो नारसी का भी रीज़न यही था क्योंकि नारसी नाम मैंने लिया रखा है ग्रीक माइथोलॉजी से। ओके। तो ग्रीक माइथोलॉजी में बेसिकली एक पर्सन था, तो उसका नाम था नार्सिसस। मैं यही पूछना चाह रहा था कि नारसी आया कहाँ से ना। हाँ, तो ये नार्सिसस जो आपने चीज़ देखी होगी, ये भी नार्सिसस से निकला हुआ है। ओके। तो बेसिकली बहुत छोटी सी कहानी है नार्सिसस की। तो नार्सिसस एक ऐसा इंसान था जिसको खुद से बहुत ज़्यादा प्यार था। सभी को प्यार होना भी चाहिए अपने आप से। तो उसको लेकिन कर्स था कि उसकी खुद की जो ब्यूटी होगी वो उसके डेथ का रीज़न बनेगी। तो लाइक वो एक दिन स्टैग की हंटिंग के लिए निकलता जंगल में। तो वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है, उसको छूने के लिए उसमें कूद मार देता है। उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी जो कहते हैं उसकी जो बॉडी होती है वो फ्लावर्स में कन्वर्ट होती है, जिन फ्लावर्स को नार्सिसस के नाम से जाना जाता है और हिंदी में उनको नरगिस के नाम से जाना जाता है। तो अब ये रीज़न क्यों था चूज़ करने का, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वही उसको खुद से प्यार था। और दूसरा ये भी है कि नार्सिसस आज के टाइम में उसको भी बोला जाता है जो मोस्टली अपना टाइम मिरर के आगे स्पेंड करता है। तो वो मुझे भी पसंद है, ठीक है। दो तरीके से, टू अडोर माई सेल्फ एंड टू कम्पीट माई सेल्फ। तो वो होता है ना, मी वर्सेस माई सेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जब तो मुझे मेरी खामियां नहीं पता है, मैं दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकता हूँ। और ये नार्सिसस को नार्सी इसलिए कर लिया था क्योंकि इसका लोग उसको प्रोनाउंस गलत करते थे। तो इन शॉर्ट नार्सी। सही है। तो कौन सी एज में आपने ये चीज़ स्टार्ट की? एज ये लगा रहा हूँ 10th क्लास के आसपास की बात होगी। ओके। तो अभी तो मेरा कॉलेज भी ख़त्म हो गया है, वो कॉर्पोरेट लाइफ से भी निकल गया हूँ, सब कुछ निकल गया हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया है। इनिशियली पेरेंट्स का सपोर्ट था इस चीज़ के लिए? उन्होंने कभी मना नहीं किया, लेकिन हाँ एक इनसिक्योरिटी रहती है, हर पेरेंट की रहती है कि सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि इससे क्या मिल रहा है। ठीक है। और हमारे पास सही में कोई जवाब नहीं था, और एंड में बस एक ही जवाब होता है कि खुशी मिल रही है। वो खुद को एक सुकून मिल रहा है जो हम कर रहे हैं।
तो चलो ठीक है, वो भी अपनी जगह गलत नहीं थे, क्योंकि उनका ये था कि हम लाइफ में कुछ भी करें बस उस चीज़ में सेटल रहे। तो फाइनली अब ये चीज़ पैशन से प्रोफेशन में बदल गई है, तो मैं भी खुश हूँ, पेरेंट्स भी खुश हैं। तो व्हाट्स योर एज वैसे? अभी मैं 32। ओह नाइस, ठीक है। तो मैं वो चीज़ को रिलेट कर सकता हूँ जो आप कह रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को ये होता है कि यार आप लाइफ के उस स्टेज पर आ गए हो जहाँ आपको इनकम भी जनरेट करनी है, घर पे भी कुछ देना है। बिल्कुल, तो वो उनके मन में हमेशा रहता है। राइट। बट अब तो आई होप सेटिस्फाइड होंगे। नहीं, अब बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ मैं। ओके, और पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड होंगे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। आपने जब करियर की स्टार्टिंग की तब आई होप जो आप सॉन्ग लिखते थे, जो राइटिंग का स्टाइल था, तब के राइटिंग के स्टाइल में और आज के राइटिंग के स्टाइल में क्या डिफरेंस देखा आपने खुद की? डिफरेंस मतलब एक जो स्ट्रक्चर होता है पूरा वर्सेस क्रिएट करने का, पहले ये होता था कि हमने लिख दिया है, अब उसको प्रैक्टिस नहीं किया है कभी, या फिर हम प्रैक्टिस करें तो हम कैसे करें, लो साउंड में कर रहे हैं। तो अभी तो सांस नहीं चढ़ रही है, जब हम रिकॉर्ड करते थे फिर पता लगता है अरे यार ये वर्ड फंस रहा है। तो अब हम उस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि हाँ वर्ड्स भी, जैसे अब कई बार एक वर्ड भी इतना मैटर करता है ना कि हमें वो सांस लेने का टाइम मिल जाता है। बिल्कुल। और मैं दिमाग में ये रखता हूँ कि मैं अपना चीज़ वैसे लिखूँ कि इसको लाइव शो में भी वैसे ही परफॉर्म कर सकूँ, वहाँ कोई दिक्कत ना आए। ओके। तो पोइट्री डिवाइसेस यूज़ करने का मुझे बहुत ज़्यादा वो है, मतलब शौक है। जैसे मेटाफर होगी, सिमिलीस होगी, तो जितने भी मतलब ये सारे रेफरेंसेस यूज़ करता ही रहता हूँ। तो थोड़ा सा मैं शायराना चलता हूँ, पोइट्री ज़्यादा चलता हूँ मैं, मुझे वो ज़्यादा पसंद है, तो ये लगा सकते हो। तो आपने जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, मैंने ये भी सुना है कि इससे पहले जो करंट आपका आपने नीश जो फाइंड आउट किया, इससे पहले आपने हर टाइप के, बॉलीवुड टाइप के भी, इवन दो आपने शायद इंग्लिश भी रैप किए हैं, सुने भी हैं। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई सारी की सारी? इंस्पिरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो हिप हॉप है इस कम्युनिटी का और रैप जॉनर का, मतलब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। मतलब ये कह सकते हो कि ये मेरे लिए वॉइस है जो मुझे अलाउ करती है कि मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपने इमोशंस को। मेरे अंदर एंगर है, अगर मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं इसके थ्रू ही करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं रैप सुनता था, मुझे ये भी नहीं पता था इसको रैप बोलते हैं, इसका पर्टिकुलर नाम ये होता है। मेरे लिए तो ये था कि हाँ इंग्लिश सॉन्ग हो, इंग्लिश गाना है। तो मैं मतलब ओल्ड स्कूल से ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। तो किसको सुनते थे पहले? एमिनेम एंड ऑल? शुरू एमिनेम से ही हुआ था सब कुछ ही, क्योंकि तब ये भी नहीं पता कि वो एमिनेम है। ओके। और वाइट रैपर एमिनेम था, स्नूप डॉग। यस। लेकिन पर्सनली जो मुझे हिट की जिसकी राइटिंग, टूपाक शाकुर। ओके। तो टूपाक हो गया, नास हो गया, एमिनेम हो गया, गैंगस्टर हो गया, गुरु, तो इन सबको सुनता था, मॉब डिप। तो ये करते करते ये लगा लो कि हाँ यही वो लोग हैं जहाँ से मुझे समझ आया कि हाँ ये रैप होता है और ये पोइट्री है, इसको मैं लिख सकता हूँ, उतार सकता हूँ कागज़ों पे। 90s के सारे किड्स के फेवरेट हैं यही है। तो मैंने भी इन सभी को बहुत सुना है। बट इन सबको सुनते सुनते आपने जो नीश पकड़ा इस वक्त आज के टाइम में, उसमें कैसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया आपका? वो ऐसा था ना कि कोई ये कहानियाँ लाइक जो हमारे जितनी भी एपिक्स है, रामायण या महाभारत, ठीक है, अगर तो उसको सिर्फ कहानियों की तरह देखते हैं तब तो ये कहानियाँ ही लगेगी। लेकिन देखा जाए तो इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें छुपी भी है, ठीक है, हम काफ़ी वैल्यूज सीख सकते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि भगवद गीता के अंदर सारे आंसर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मुझे भी समझ नहीं आया था कहाँ पे है, लेकिन जब हम मिलने शुरू हुए तब समझ आया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी प्लान नहीं था ऐसा कि कभी ये डिवोशनल चीज़ को मैं ऐसे ब्लेंड करूँगा, ये था ही नहीं माइंड में, बिल्कुल माइंड में नहीं था, ठीक है। कमर्शियल मेरे आज भी चल रहे हैं, लाइक सारेगामा के साथ मेरा चला है। ओके। तो हुआ ये था कि लाइक 2020 जब हमारा लॉकडाउन लग गया था, तो अब घर के अंदर सबकी क्रिएटिविटी निकल रही है। तो उस टाइम ये हुआ था कि जो रामानंद सागर जी की वो रीटेलीकास्ट हुई थी रामायण, बिल्कुल, तो उस टाइम ये आइडिया भी तभी जनरेट हुआ था कि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था एंड वो जैसे इंट्रो स्टार्ट होता है तो इंट्रो में जो उनकी बेल्स आती है और टंग टंग टंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे ये था उससे सैम्पलिंग करते हैं कुछ, तो सैम्पलिंग करके मैंने जस्ट अपलोड कर दी यूट्यूब पे। ओके। एंड वो टाइम था जब हमें हार्डली 500 व्यूज़ 600 व्यूज़ यही आते थे, ठीक है, और हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता था। मैंने कहा ठीक है हम डाल रहे हैं अपने लिए, हमें यही था। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए था कि मेरे को नहीं पता कि वो चीज़ बूम करने वाली है, तो वो बिल्कुल नहीं था। मतलब वो कहते हैं ना कि वो लाइफ चेंजिंग या फिर गेम चेंजिंग ट्रैक था मेरे लिए। तो रफ्तार भाई ने शेयर किया था उसको। ओह वाह। रफ्तार भाई से बात हुई थी उस टाइम। अरे वाह, उनका कॉल आया था? नहीं, हमारी इंस्टा में बात हुई थी। अच्छा। तो जब उन्होंने शेयर किया था मुझे लगा शायद कोई फ़ैन पेज होगा, लेकिन उसके बाद नहीं वही है। उसके बाद उनसे मीटअप था हमारा मनाली में, तो फुल कलमकार के साथ, तो कृष्णा भाई, रफ्तार भाई सभी थे वहाँ पे।
तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब सीखने को बहुत कुछ मिला। तो उनसे मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था, मतलब बहुत हम्बल पर्सन है, स्पेशली उनमें जो कर्मा, तो कर्मा अभी मेरे ख्याल से नहीं है कलमकार के साथ, बट बहुत ज़्यादा जेन्युइन पर्सन। वो कहते हैं ना फैमिली वाइब रहती है, आपको ये लगता ही नहीं है कि हाँ किसी सेलिब्रिटी से मिल रहे हो आप। मैं सच बताऊं आपको, शायद मैंने इससे पहले शायद मे भी सुना हो आपका कोई भी रैप या सॉन्ग, बट मुझे आज भी याद है हम लोग एक क्लाइंट शूट पे गए हुए थे, तो वहाँ से वापस आ रहे थे हम, चैल कसौली साइड से वापस आ रहे थे, तो ऐसी बातों बातों में आशीष ने हमें कहा कि आपने क्या ये 10 अवतारों वाला सॉन्ग सुना है? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कहा नहीं, हमने वो प्ले किया और वो मैंने सुना तो आई वॉज लाइक वाओ, और उस पॉइंट से मैं आपका फ़ैन हो गया। मैंने कहा नहीं यार, तो तब भी मन में आया था कि अगर हम जैसे भी जब भी पॉडकास्ट करेंगे आपको लेके आएंगे, एंड आज आप सामने हो, तो उस पर्टिकुलर उसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या है, उसको लिखते हुए क्या थॉट आया, या ये रामायण वाली जो आप बात बता रहे वहीं से वो निकला? ये निकला तो वहीं से था, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि जब उस चीज़ को बूम मिल गया था जी, तो एक आइडिया था कि एक पंगा लेके देखते हैं कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब यूजली क्या होता है ना, अगर आपकी एक चीज़ चल जाए तो ज़रूरी नहीं है सेकंड टाइम भी हिट होगी, बिल्कुल। ठीक है। तो वो इनसिक्योरिटी थी कि क्या पता 10 कंटेंट है, 10 में से लोगों को यही पसंद आ रहा है। तो उसमें एक तो सबसे बड़ा टास्क ये था, उसमें 10 वर्सेस थे। तो जब वो सारा तैयार हो गया था तो उसका रफ डमी लेके मैं आशीष के पास आया था। ओके, मैंने ये बताया, मैंने कहा भाई ये कॉन्सेप्ट आप बताओ क्या कर सकते हैं। तो इसने सारा आइडिया बताया कि हम इसको ऐसे प्लान करेंगे, ऐसे प्लान करेंगे। तो हमारा एक्चुअली पहले आइडिया था हम उसमें एक कंटेम्प्रेरी डांसर यूज़ करेंगे जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल में सारे 10 अवतारों को डिपिक्ट करेगा। लेकिन सडनली वन में एक चीज़ बनी कि उसमें कथक डांसर डाल देते हैं। ओके, फिर उसमें वो नितिन करके है, उसमें सारी मुद्राओं के साथ 10 अवतारों को डिपिक्ट किया था। तो वो उस चीज़ को भी इक्वली उतना ही प्यार मिला था। फिर हमें श्योर हो गया कि हाँ ठीक है, कि अभी ये जनता है हमारी है जो सुन रही है, प्यार दे रही है। तो लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ था कि आफ्टर दोज 2 ट्रैक्स अगेन बैक टू बेसिक, क्योंकि अब मैं जो ट्रैक्स डाल रहा हूँ उसमें नहीं आ रहे, क्योंकि अब हमारे 2 ट्रैक्स में 1 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन बाकी के ट्रैक्स में अगेन 1000 व्यूज़ 2000 व्यूज़ वही हो रहा है। हालांकि व्यूज़ मैटर नहीं करते, लेकिन वो डाउनफॉल कहीं ना कहीं मन में वो चीज़ फील होती है। वो डाउनफॉल इसलिए चुभता है कि यार अगर जनता ने 1 लाख जनता इसको सुन चुकी है तो इसको क्यों नहीं सुन रही है। बिल्कुल। तो वो करते 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 वो लंबे टाइम तक मेरा टाइम रहा था। ये लगा लो कि 2018 में मैंने अपनी जॉब क्विट की थी। उसके बाद से फिर मैंने सारा फोकस म्यूज़िक में ही किया था। तो जितना आता था मैंने उतना पंगे लेके मिक्स मास्टर करके डालता गया मैं। ओके। तो आफ्टर अब ये लगा लो कि 2022 जो लास्ट ईयर था, अब ये सर मेरे चैनल के लिए मेरी पूरी लाइफ के लिए एक चेंजिंग ईयर था ये, स्पेशली आफ्टर सितंबर। ओके। तो उसके बाद से जो सारी स्टोरी शुरू हो रही है या फिर जो चेंज हो रही है, ये तब हुई थी आफ्टर राम सेतु EP। तो ये राम सेतु का ही वो ट्रैक्स है जो मोस्टली जो वायरल हुए रखे हैं। जी जी तो जी, ये वही था। ओके। तो जो आपने मैं सच बताऊं वेरी ऑनेस्टली, जो आप इस टाइप के रैप कर रहे हैं, सॉन्ग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यंग जनरेशन के लिए एक अच्छा तरीका है चीज़ों को सीखने का भी, मतलब इनडायरेक्टली, चाहे वो रैप ही हो, क्योंकि आपको पता है कि जनरली कोई सुनता नहीं है, मतलब पढ़ता नहीं है, बाकी चीज़ें इतना पढ़ता नहीं है, बट जब वो सॉन्ग के थ्रू या रैप के थ्रू इन चीज़ों को सुनता है तो उनको पता चलता है अच्छा ये चीज़ ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे। क्योंकि जिस अकॉर्डिंग आपने, मैं पर्टिकुलरली इसी की बात कर रहा हूँ अभी 10 अवतारों की, जिस अकॉर्डिंग बताया है, सोचो जिन लोगों को नहीं भी पता कि 10 अवतार थे, कौन कौन से थे, वो पूरा सिस्टमेटिकली पता चलता है। और उसके अलावा भी जो आप बाकी कर रहे हैं, ऑनेस्टली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब एक चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी ये आती है कि जब आप कंटिन्यूसली इस चीज़ पर लगे हुए हो, ये सारे बार बार बैक टू बैक एक ही जोन में लगे हो, कभी मन में नहीं आता यार जोन कुछ और भी मेरे को करना चाहिए? बिल्कुल आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं देखो आर्टिस्ट तो आज़ाद है, बिल्कुल ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, वो हर टॉपिक के लिए आज़ाद है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं टॉपिक कैसे चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सारेगामा के साथ मेरा कमर्शियल आए थे, लास्ट ईयर ही आए थे, ओके, ठीक है। मैंने 3 कमर्शियल सॉन्ग्स इनको दिए थे, ठीक है। अभी भी मेरे कुछ कमर्शियल्स हैं जो रिकॉर्ड है, ठीक है, मैं अपने खुद के भी डालूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करूँगा, क्योंकि अब बेसिकली क्या होता है ना कि अब लाइक देयर इज अ गाय सुमेध, ओके, जिसने वो कृष्ण प्ले किया है राधा कृष्ण में। तो उस इंसान ने बहुत इंस्पायर किया मुझे, क्योंकि लाइक उसने एक लंबे टाइम तक कृष्ण का प्ले किया था, एंड सडनली उसकी एक ऐसी वेब सीरीज़ आई थी जिसमें उसने एकदम नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। वो एकदम उसके रंगीन से बाल थे, फुल मतलब एक कहते ना एक क्रीपी सा लुक था। लेकिन जनता ने उसको एक्सेप्ट किया, दोनों जगह एक्सेप्ट किया। वो अपने ऊपर भी होता है कि आप
कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो या फिर क्या चीज़ डिलीवर कर रहे हो। अब मैं फुली वल्गैरिटी में घुस जाऊंगा तब तो वो तो उल्टी बिल्कुल गालियाँ ही बिल्कुल ही, पड़ेगी। हाँ, कि एक तरफ आप ये बातें करो, दूसरी तरफ ऐसा चल रहा है। मतलब ये होता है ना कि देखो एंटरटेनमेंट बुरा नहीं है, एंटरटेनमेंट में आप रहो, बिल्कुल ठीक है। आप डांस सॉन्ग्स निकालना चाहते हो निकालो, आपने फुल एकदम स्वैग वाले सॉन्ग्स निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो एंटरटेनमेंट और वल्गैरिटी के बीच में फ़र्क आ जाता है, तो बस वही चीज़ हमें समझनी होती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जनता तो सपोर्ट करती है, ऐसी कोई कंटेंट अच्छा होना चाहिए बेसिकली। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसका इंटेंट अच्छा होना चाहिए, तो लोग सारे सुनेंगे। राइट। किसी चीज़ का डर लगता है? अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ओके। हाँ, अगर होगा भी तो यही होता है कि मैं एक जो मेरा खुद का पर्सोना है मैं वो लूज़ ना करूँ, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है नहीं पता लगता है हम कब खुद को कब खो देते हैं। तो ये मतलब पर्सनली मेरा मानना है ना कि जब आप ना लाइफ की पूरी बैटल चल रही होती है 1 साल की 2 साल की, और एंड में जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना कि आपने ज़िंदगी में क्या खोया है, तो समझ आता है कि आपने कोई टेंजिबल या इंटेंजिबल चीज़ नहीं खोई, आपने खुद को ही खो दिया। और जब उसको आप ढूंढने निकलते ये हो बहुत ना, बड़ी बात कह दी आप। हाँ, उसको जब आप ढूंढने निकलते हो और जब आपको इंसान मिल जाता है फिर अब होता है कि आप संभाल के रखना है इसको। तो वो मेरे साथ हो गया था, खो दिया था। अब जब मिला हूँ मैं खुद से तो संभाल के रखता हूँ। किसको आइडल मानते हैं आप, चाहे इंडिया लेवल पर हो, बॉलीवुड लेवल पर हो, या कहीं भी वर्ल्ड लेवल पे? आइडल अगर हम एज अ आर्टिस्ट की बात करते हैं तो एज एन आर्टिस्ट में मैं एक तो टूपाक, ओके, क्योंकि वो एज अ राइटिंग मुझे बहुत इंस्पायर किया है टूपाक ने। एंड देन अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें मैं लॉर्ड राम, तो उनका मतलब एक रीज़न है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की इनको एक वो मिली है, ठीक है। हालांकि हम जो वर्चू सुन के हैं वो हमारे अंदर कभी आ ही नहीं सकते, उसने तो हम है ही नहीं कैपेबल, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन स्टिल एक कोशिश रहती है कि कुछ हद तक रहे, ठीक है। उसमें कुछ नहीं होता है कि अब ये कई बार मैं बातें करता हूँ तो कई बार लोगों को लगता है मैं बहुत मॉन्क की तरह साउंड कर रहा हूँ, साधु की तरह साउंड कर रहा हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितना डिवोशनल हूँ मैं उतना ही वेस्टर्न भी हूँ, ठीक है, उतना ही मॉडर्न भी हूँ मैं, ठीक है। और मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप चेंज हो जाओ, कि आप ये पहनो वो पहनो, मैं कभी नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप जो कर रहे हो करो, बस अपनी रूट से जुड़े रहो, ठीक है। सॉरी मुझे अभी याद आया, एक पॉडकास्ट था हमारा, ओके, मुंबई में ही था, मुझे अभी याद आया। उसमें ये क्वेश्चन हमें पूछा था किसी ने, जी, तो इस चीज़ में किसी ने क्वेश्चन करा था, तो मैंने यही चीज़ बोली थी। मैंने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान क्लब जा रहा है वो गलत ही होगा, हो सकता है उसको मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को एकदम दूरी रखता हूँ उस चीज़ से। मैंने कहा मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता हूँ। मैंने कहा आप जो कर रहे हो लाइफ में आप करो, बट एक रूट्स क्या आपकी कल्चर क्या, बस आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। नहीं, मेरा भी ये मानना है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। बिल्कुल, जब आपको एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, आप सीधे ही कह रहे हो क्लब लाइफ बिल्कुल ही ख़राब है, बिल्कुल। ऑल्दो ऑब्वियस ही बात है, मतलब मैं पर्सनली उसमें इतना वो नहीं हूँ ना, मैं जाता हूँ, बट एक आध बार आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का कैसा वाइब होती है, क्या ऑरा होता है, सो दैट कि आप कह सको। आपने शायद आपको नहीं पता होगा, अभी रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट किया भरत सिंह वालिया के साथ, तो उन्होंने स्टोरी डाली एंड मैं बहुत हैरान था। और कई बार कहते हैं ना एक कनेक्टिविटी फील होती है, तो उन्होंने स्टोरी में आपका सॉन्ग यूज़ किया। हाँ, हमारी बात भी हुई थी जी, ओके। हाँ, तो जब उन्होंने वो डाला, मैं कहा नेक्स्ट हमारे यही आ रहे हैं, और इनको ये चीज़ नहीं पता और फिर भी आप ही का सॉन्ग वहाँ लगा। वो खुद को एक मतलब पॉजिटिविटी वाली वाइब आती है, ऐसा फील होता है। तो अभी आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, माइथो में कितना बिलीव करते हैं? सबसे पहले तो ना मतलब एक चीज़ होती है, ये कोई भी बंदा ये माइथो वर्ड यूज़ करता है ना, तो जनता पहली बोलती है ये माइथो नहीं है, ये इतिहास है। तो मैं खुद इस चीज़ को जॉनर को या तो मैं स्पिरिचुअल जॉनर बोल देता हूँ या तो डिवोशनल बोलता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, तो लोगों को पहले होता है कि आप इसमें मिथ वर्ड मत डालो, वो ये लोग पहले ही बोल देते हैं। तो मतलब मैं फुली बिलीव करता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं ना कि चाहे वो कर्मा की बात है, कुछ भी बात है, वो हो रहा है कि लाइफ मैंने खुद की चेंज होते हैं अपने सामने मैंने देखी है, ठीक है। मतलब वो कहते हैं 0 to 10 तक जाना, बिल्कुल। तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ कि ये स्पिरिचुअल पावर्स नहीं होती है। हाँ, जो नहीं मानता है मैं उसको भी नहीं बोलता हूँ कि उसको गाली दे रहा हूँ, अपना विषय, ठीक है, वो उनका विज़न है, वो उनका बिलीव है, ठीक है। बट जो मुझे सही लगा था, जो मुझे जिस चीज़ पे यकीन है, मैं बिल्कुल मानता हूँ वो चीज़ें है, एग्जिस्ट करती है। कुछ पावर्स हैं ऐसी जो आपको हेल्प करती है अगर आपका इंटेंशन साफ है। तो बुक्स तो रीड करते होंगे? बहुत कम। मतलब हाँ, जब मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर बैठता हूँ पढ़ने के लिए, ओके। तो बट बहुत कम करता हूँ मैं। मतलब यूजली या तो स्टोरीज सुन रहा हूँ मैं, या फिर इंटरनेट में भी अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट हो, फेक ना हो, ये ज़रूर कोशिश करता हूँ मैं। तो जब आप ये सारी रिसर्च कर रहे होते हैं, अपने सॉन्ग्स के लिए लिख रहे होते हैं, तो कहाँ से सब कुछ निकालते हैं?
एक तो कहानी पहले ही पता है, जी। मैं जहाँ फंस जाता हूँ कि हाँ ये पर्टिकुलर इवेंट मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ था, तो इंटरनेट में सर्च कर रहा हूँ मैं। इंटरनेट के अलावा कुछ मेरे साथ मेरे सीनियर्स भी हैं जिनको नॉलेज है इस चीज़ का अच्छी तरह, तो उनसे मैं एक बार कन्फर्म करता हूँ। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसका मुझे नाम प्रोनाउंस करने भी नहीं आ रहा है, मेरे को डाउट होता है कि मैं यार सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा, तो वो उनसे मैं पूछता हूँ कि मुझे एक बार बता दो आप ये। तो ये सारे रहते तो कई बार ये डर लगता है कि यार मैं पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे रैप कर रहा हूँ और अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मतलब, क्योंकि आजकल लोग ऐसे हैं बिल्कुल, कि एकदम आपके अगेंस्ट आ जाएंगे, आ जाते हैं। हाँ वो तभी मैं टाइम लेता हूँ कि फैक्ट्स के साथ छेड़खानी ना हो, एंड इनकेस अगर आपसे गलती हो भी गई है तो एट लास्ट आप भी इंसान ही हो। तो उसका बहुत सिंपल तरीका है कि आप पोलाइटली बस आप अपोलोजाइज कर सकते हो कि हमें नहीं पता था इस चीज़ का, हम नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। तो लिखते लिखते कई बार जो नए आर्टिस्ट हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, और आपके पॉइंट से तो चलो है ही है, कि कई बार लिखते लिखते कोई एक क्रिएटिव ब्लॉक लग जाता है कि यार हम रुक गए, अब समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं। हाँ। तो उसको कैसे कंप्लीट करते हो और उस टाइम क्या थॉट प्रोसेस चलता है, या उसको छोड़ देते हो कि ठीक है जब मन में आएगा तब करेंगे? मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं जो राइटर्स ब्लॉक होता है मेरे साथ, ज़बरदस्ती तो लिखा ही नहीं जाता, बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। और ये मेरे साथ हुआ था यूजली, लाइक मैं एक महादेव का ट्रैक लिख रहा था, एक वर्स कंप्लीट था, दूसरा एक भी मतलब ऐसा था कि मतलब मेरे को लग रहा था मैं 3 वर्सेस लिख चुका था, मैं सारे मैंने ड्रॉप कर दिए। अब उसके बाद में जो सेकंड वर्स लिख रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लिखूँ क्या। मतलब वो ऐसा हो रहा है ना कि आपके ना वो अब जैसे अगर हम लॉर्ड विष्णु की बात कर रहे हैं या राम की बात कर रहे हैं, थोड़े सौम्य अवतार है, ठीक है। अब महादेव की बात करते हैं, थोड़े रुद्र है। बिल्कुल। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि इनके बारे में ज़बरदस्ती नहीं लिखूँगा मैं, या तो वही लिखवाएंगे या तो दिल से निकलेगा तभी लिखूँगा। तो अब जो थॉट आ रहा था मेरे दिमाग में यही आ रहा था, लाइक राम और रावण को लेकर। तो वो कहते हैं ना कि ये इंटरनली हमारे अंदर ही है। बिल्कुल। तो अब मेरे अंदर होता है कि अब जैसे लोग कई बार बोलते हैं कि हमें दर्शन करने हैं उनके, और मैं फिर ये सोच रहा था, मैंने कहा यार क्या हम उस काबिल हैं भी हैं, हम वो दर्शन सह सकते हैं। तो ये सारा थॉट जब चल रहे थे तो इन सबको लेकर ही मैंने लिखा था। अदरवाइज़ मेरा भी शायद 1 महीने का गैप था उसमें। अच्छा। और मैंने छेड़ा ही नहीं, मैंने कहा जब तक नहीं आएगा दिल से तब तक लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है। आपने टैटू भी बनवाए हुए हैं 2-3? हाँ। ये क्या क्या लिखा हुआ है? ये तो आवारा लिखवाया था। ओके। बट अभी इसको मैं सोच रहा हूँ रिमूव करूँगा। अच्छा। इसलिए नहीं, ये इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि एक्चुअली शूट्स में दिक्कत आती है, ये हाइड नहीं हो पाता है। ओके। एंड शायर। दिस इज़ शायर, ये तो मतलब जो मेरी रूट्स है। एंड अच्छा, ये तो आशीष को पता ही है, हो ये सोई जो राम रची राखा। तो जो भी हो रहा है मतलब उन्हीं का प्लान है। किस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, राम, महादेव? क्योंकि आजकल तो मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ ऑब्वियसली आपके जो सारे रैप दिख रहे हैं उसमें तो मेरे मतलब आराध्य में दोनों को ही मानता हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ कि एक तरफ महादेव है, एक तरफ नारायण चल रहे हैं मेरे साथ। तो मतलब हर डाइटी की अलग ही पावर है, मुझे लगता फील होती है, ठीक है। लाइक मेरा गॉडेस काली में भी उतना ही बिलीव है, मेरा काल भैरव में भी उतना ही बिलीव है। तो दोनों ही है, मतलब सबका अपना अपना महत्व है सब जगह। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कौन सा ऐसा जो सॉन्ग था जिसने आपका पूरा करियर ही फ्लिप कर दिया? पवन सुत था पहले तो। ओके। तो और वो कैसे होता है क्योंकि अभी लोगों को ऐसे राम दर्शन लगता है जी, लेकिन राम दर्शन से पहले पवन सुत है, जिसकी वजह से रास्ता खुला था। वो ऐसे था कि लाइक हमने पवन सुत की मैंने सैम्पलिंग की थी। तो वो जो सैम्पलिंग की थी उस गाने को ऑन करते हैं सारेगामा। ओके। तो उस टाइम मुझे मेल आई थी आरजे अभिमन्यु की। ओके। तो उन्होंने कहा था कि लेट्स मीट। तो उन्हीं की टीम का कोई मेंबर यहाँ पे आया था हमारी। तो ये लगा लो कि मेरी वो फर्स्ट डील थी सारेगामा के साथ। ये कौन से साल की बात है ये लास्ट ईयर 2022। ओके। तो मैं मतलब इतना एक्साइटेड था ना, तो मैं और ब्रदर तो यूजुअली हम दोनों ही जाते हैं हर जगह, कोई भी डील करने जाते हैं। तो इससे पहले भी एक डील थी, मतलब वो कोई प्रोमिनेंट लेवल नहीं था बट मतलब रेप्यूटेड या कोई। हाँ। तो जब ये चीज़ हुई थी मैं इतना खुश था, मम्मी को जाके बताया मैंने, मम्मी पहली बार मतलब सारेगामा के साथ डील साइन करके आया हूँ मैं। तब जाके उन्होंने कहा था, कह रहे कि ये ऐसे चलता है। तो मतलब ऑफिशियली क्या होता है, अभी भी अगर उनकी मैं सैम्पलिंग करता हूँ तो हमारा रेवेन्यू शेयर हो रहता है, कोई कॉर्पोरेट का पंगा नहीं है जी। तो उसके बाद जब लोग मेरे चैनल तक आए थे तब उन्होंने देखा राम दर्शन। ओके। तो राम दर्शन में से राम सेतु EP जी जी, उसमें 4 ट्रैक्स थे। तो जिसमें से जो वायरल हुआ था वो था राम दर्शन, जिसमें वो सैम्पलिंग थी पता नहीं किस रूप में आकर। हाँ। तो और ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी, ये तो मुझे भाई ने बताई थी, मेरे फ्रेंड्स ने बताई, कह रहे कि भाई तेरा गाना ये ऐसा चल रहा है, वायरल हो रहा है। हाँ। और कुछ आइडिया नहीं था। उसके बाद मुझे पता लगा अच्छा
तो यही मेरे लिए गेम वो चेंजिंग सच में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा। तो बस ऐसे ऐसे ही था वो, उस गाने के कह सकते हैं, उस गाने को लेकर ही या फिर उस गाने की वजह से ही सारा कुछ चेंज आया है। अब उससे पहले का जो आपका स्ट्रगल फेज था, जब वो डील हुई, जब कंफर्म्ड हो गया, क्या लगा? वो स्ट्रगल फेस याद आया कि यार इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, अब फाइनल? हाँ बिल्कुल आया था, मतलब बिल्कुल था। और मैं ग्रेटफुल हूँ कि वो टाइम देखा है। ठीक है, वो मतलब एक गाने में भी मैंने ये चीज़ मेंशन करी है कि लाइक अगर दिन ना बुरे देखे होते आज मैं क्या करता याद। बिल्कुल ठीक है, मतलब मेरे पास याद करने के लिए है कि मैंने क्या देखा था, मेरे साथ कौन लोग थे जिन्होंने मेरे साथ दिया है। तो अच्छा लगता है वो, क्योंकि तो शुरू से अगर वो कहते हैं ना कि वो शुरू से हाथ में दिया होता बिल्कुल तो नहीं होता, मुझे उसका वैल्यू भी नहीं पता होती, वैल्यू नहीं पता होती। तो मैं खुश हूँ कि हाँ वो जॉब का टाइम, कॉर्पोरेट सेक्टर में टाइम निकाला है। इनफैक्ट मेरी प्लेसमेंट भी चेन्नई हुई थी, वहाँ जाके भी जॉब की थी। एंड सर्विस इंडस्ट्री के अंदर एक कहते हैं ना कि चीज़ होती है, ऐसे यूजली आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं जी 8 to 9, वहाँ पे आपके 14-15 घंटे नॉर्मल है। ओके। तो वो भी करा रखा है। हाँ कोई मुझे कंप्लेंट नहीं है, मैं खुश हूँ कि मतलब देखा है, एक्सपीरियंस किया है। नहीं, एक्सपीरियंस होना वो बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो कई बार लोग जनरली क्या देखते हैं, किसी भी पर्सन को एक टॉप लेवल पर देखते हैं, वो सोचते हैं तो सीधे टॉप पे ही है हमेशा से ही, वो उसका स्ट्रगल फेज भूल जाते हैं कि उस पर्सन ने कितने साल मेहनत की है, हाँ जी, तब जाके वो वहाँ पहुँचा है। राइट। तो वो बिल्कुल ही एक अलग सीन हो जाता है। आपने एक बात, अभी माइथो नहीं है, इतिहास है। हाँ। तो उस इतिहास में से भी आपका सबसे फेवरेट कौन सा टाइम फ्रेम है? और आपने बहुत सारी बातें कल्कि अवतार के बारे में भी, उसके बारे में भी आपने लिखा भी है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखो अभी तक तो जितने भी युग हैं उसमें तो आए हैं, एज अ हीरो बनकर तो आए हैं। बिल्कुल। ठीक है, एंड अगर हम उसको एज अ मेटाफोर या सिम्बली में भी, सिम्बॉलिकली भी देखते हैं, तब भी वही चीज़ होती है कि आपकी जो इविल साइड है, चाहे जितनी मर्जी भारी हो, और वो लॉन्ग रूल करती भी है। जो चीज़ बुरी होती है ना, लंबी रूल करेगी वो। अभी लाइक अगर आप अपने आसपास भी देखोगे, जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं या जो क्रिंज कंटेंट दे रहे हैं, वो मिलियंस हिट कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, पर जो सही आर्टिस्ट है वो कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब आर्टिस्टिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो कल की भी कहीं ना कहीं, मतलब मैं तो बहुत ही छोटी चीज़ को वहाँ पे वो कर रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ। तो कल की का भी यही चीज़ है, कहते हैं कि लाइक अभी अब जैसे हमारा जो एक कलयुग का जो एक पूरा लाइफ स्पैन बताया गया है, ड्यूरेशन है, वो है 4,32,000। ओके। जिसमें से अराउंड 5,000 समथिंग ये अभी तक निकले हैं। तो अभी घोर कलयुग आएगा क्योंकि अभी कहते हैं ना कि ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन इसलिए माना जाता है, कह रहे क्योंकि अभी भी इसके अंदर वो एक भक्ति भाव है लोगों के अंदर। लोग अभी बिलीव करते हैं कि गॉड है, पर वो टाइम आएगा जब बिलीव नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर एक्चुअली मैंने प्लान किया था बहुत पहले कि मैं पॉडकास्ट करूँगा खुद का। तो उसमें मैंने पूरा मेरा टॉपिक था लाइक द जर्नी ऑफ एपिक्स करके। तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक ये जो महाभारत रामायण है, ये कलयुग तक पहुँचे कैसे हैं। ठीक है, मतलब कोई तो रीज़न होगा, कोई तो सोर्स होगा, कोई पॉइंट होगा जो हम तक पहुँच पाया है। नहीं जो चीज़ को निकले हुए सदियाँ हो चुकी है, इतना आज भी कैसे वो अभी भी है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं एक तो मतलब इनका होना ये प्रूफ है कि ये हमें बाद में रिमाइंड दिलवाता है कि हर युग में, हर एरा में इविल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने रूल किया है, लंबे टाइम तक रूल किया है, लेकिन एंड में उनका वो कहते हैं उनका शासन कह लो, कुछ भी कह लो, लंबा नहीं चल पाया है। तो सेम चीज़ कल्कि के साथ ही है। और ये जो हमारा वो है, कहते हैं जो कलयुग है, ये सारे युगों में से बहुत छोटा है अभी। अच्छा, ये सबसे छोटा यही है, सबसे बड़ा आपका सतयुग है, जिसको गोल्डन एरा भी कहते हैं। ओह, कलयुग सबसे छोटा है। सबसे छोटा है, मतलब वो हम सोच रहे हैं क्योंकि हमें क्यों है, क्योंकि हम पेशेंस ही नहीं अंदर। हम 15 मिनट में बैठे, पेशेंस खत्म हो गए। हाँ, पेशेंस बिल्कुल नहीं है, किसी में भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो शायद एक पॉइंट में मेरे को शायद मेरे अंदर भी ना हो, मुझे भी लगता है कि एक पॉइंट में यार इतना टाइम हो गया, ये हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हाँ मेरा बिलीव है कल्कि में। और ये जो आपका कल्कि अवतार है, देन कली जो है इसके जो मेन है, क्योंकि इसका एक्चुअली जो नाम है ना, नाम ही कलीसियस आया रखा है। ओके। जो कली कहते हैं, कली ही इसका मेन वो डीमन है। तो कली युग, कली का युग, या फिर इसको काला युग भी कहते हैं, डार्क एज भी कहते हैं इसको। तो वो है। और डार्क एज भी इसलिए रीज़न है, कहते हैं कि कली के कहते हैं कि कुछ वेपन्स हैं जो ओवरटेक करते हैं इंसान को, क्योंकि इंसान को ओवरटेक करना बहुत ईजी है। बिल्कुल। जो उनके इंटेंशंस को है, फॉर एग्जांपल उसके जो वेपन्स है वो है, कहते हैं गोल्ड जो लड़ाई करवाता है जी। गोल्ड के बाद आपका अल्कोहल, ठीक है, मदिरा कहते हैं। ठीक है, एंड देन आपका प्रोस्टिट्यूशन, लस्ट, जो हावी होता है इंसान के ऊपर, कह रहा है वो ये चीज़ है जो
जिससे कंट्रोल किया जा सकता है। और आज के टाइम में वही चीज़ें बिल्कुल सबसे टॉप पर चल रही हैं। आज कली का ये मानना है ना कि वो कली अभी जोग्राफिकल फॉर्म में नहीं है, वो आपके माइंड से खेलता है, वो ऐसे ही खेलता है वो। ओके। उनका ये मानना है, ठीक है। वो आपको पता नहीं लगेगा, आपको लगा ये तो पार्ट है, तो नॉर्मली ये चलता रहता है, तो वो ऐसा होता है। अब यही बातें ना अगर मैं बोलूँगा, किसको लगेगा यार ये लेक्चर हो रहा है या फिर ये हो रहा है, इसलिए मैं ये ज़्यादा बातें बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता अगला इंसान ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा इन चीज़ों में। लोगों का इंटरेस्ट ज़रूर है, बट आज के टाइम में मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है और फैक्ट्स जो हैं सही नहीं है। हाँ, ये भी है। उस वजह से लोगों को लगता है कि यार जो इंसान बोल रहा है, देखो बुक्स पढ़ते हो आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी मेरे मन में ना बहुत बार ये होता है कि मैं वेदों की बुक्स लूँ, उनको भी पढूं, सीखूं वहाँ से पहले क्या हुआ। और वेदों में बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लोगों को पता ही नहीं है। लोग जो कमेंट भी करते हैं इन चीज़ों पे बोलते भी ना, उनको पता नहीं है और किसी का सुन के उन्होंने अपने आप ही लिख दिया, चाहिए तो सही। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं, वो बोल रहा है कि भाई तुम गलत हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं आज के टाइम। हाँ, बिल्कुल है, सही बात है। हाँ, ये चीज़ रहती है। तो आज जितने भी न्यू आर्टिस्ट हैं, मैं फिर शिफ्ट करूंगा इसको, जितने भी न्यू आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में आना है, या आप कह रहे हैं टू बी बिल्कुल प्रिसाइज रैपिंग इंडस्ट्री में आना है, तो उनके लिए इनिशियली क्या स्ट्रगल रहते हैं? म्यूज़िक बनाना क्या इजी होता है? कॉस्ट आपके साथ कैसा रहा इनिशियली? क्या पहले दिन से ही सब कुछ इजी था, या फिर पहले म्यूज़िक वीडियो बनाने या ऑडियो बनाने में भी बहुत खर्चा लगा? वो क्या होता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया। मुझे कोई एक होता है ना कि इंसान को नॉलेज होती है म्यूज़िक की, एक सेंस भी होती है, वो अपने लिए क्रिएट कर सकता है, ठीक है। मुझे ज़ीरो सेंस थी, मुझे नहीं पता टेम्पो क्या होता है, बीपीएम क्या होता है, मेलोडीज़ क्या होती है, कोड्स, कुछ नहीं पता था मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्यूब जिंदाबाद, जो सीखा है यूट्यूब से सीखा है, तोड़ फोड़ के जो बनाया, ठीक है। जब आप एक कहते हैं ना कि हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, तो आपको पता लगता है कि हाँ, एक पहले बीट बनाने का प्रोसेस रहता है। बीट के बाद उसमें आप रिकॉर्डिंग करते हो। तो हमने तो वो पंगे भी ले रखे कि फ़ोन पे रिकॉर्ड करके उसको मिक्स मास्टर करते थे। ओके। देन मिक्स मास्टरिंग का। तो पहले तो मैं यही वही बोलना चाहूँगा, रिकमेंड करना चाहूँगा हर आर्टिस्ट को कि खुद ही सीखो पहले। वो DIY वाली बात आ जाती है, ठीक है। अगर इच्छा है, नहीं है तो फिर तो जो आपके बीट मेकर्स है, प्रोड्यूसर्स है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो। अब वो भी दो तरीके के हैं। एक तो होते हैं जो आपसे बहुत अच्छा चार्ज लेते हैं, और एक होता है कि आपके सर्कल में ही होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो बहुत ही एक अफोर्डेबल रेट्स में आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उनका भी जेन्युइन है, क्योंकि अब लाइक मैं ही बीट मेकर हूँ या मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं बीट बना रहा हूँ, और मेरे लिए यही है जिससे मैंने अपने एक्सपेंसेस वगैरह निकालने हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको भी देना ज़रूरी है। आप चाहे उनको 1000 रुपये दो या 2000 दो, मतलब वो कितने चार्ज करता है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। वैसे इतने होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट ख़राब हो जाती है। हाँ, ठीक है। देन आपका प्रोसेस आता है वीडियोस में। तो वीडियोस असल में म्यूज़िक और वीडियो ऑलमोस्ट सेम ही कॉस्ट करता है, ऑलमोस्ट सेम करता है, क्योंकि अब जो डायरेक्ट करेगा, ठीक है। अब आशीष इस चीज़ को अच्छी तरह जानता है, वो कॉन्सेप्ट बनाना, स्टोरी बोर्ड तैयार करना, देन शूट में जाना। अब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हाँ आप चले गए, शूट करा, हो गया। अब ऑब्वियसली बात, अब आपको भी पता ही होगा इस चीज़ का, जब पीछे टीम होगी, बिल्कुल, ठीक है, हो पाएगा, उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है, खाने पीने का सब कुछ, सारी चीज़ें। कई बार एक दिन का भी शूट नहीं होता, 2-3 लग जाते हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं। देन कई बार लोकेशन कुछ ऐसी होती है जहाँ परमिशन मिले या ना मिले, तो वो सारा कर करके, मतलब या तो अगर आपके दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, तब तो आप आराम से काम कर सकते हो, कॉस्ट सेविंग हो सकती है। हाँ, अदरवाइज नहीं तो आपके प्रोफेशनल ऑप्शन है, तो आपको अवेलेबल हो ही जाएगा। तो जनरली एक ऑडियो और वीडियो में बेस में सबसे बेसिक लेवल पे पूछ रहा हूँ, कितना खर्चा आ जाता है बनाने में? अगर ऑडियो आपको, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ यारी दोस्ती वाली भी बात कर रही हूँ, तो उसमें भी देखो आज के टाइम में प्रोड्यूसर्स आपसे कम से कम मिनिमम 15,000 to 20,000 चार्ज करते ही हैं, ठीक है। थोड़ा और अच्छा म्यूज़िक बनाना है तो आपका वो कॉस्ट 70-80 भी जाता है, और 6 फिगर से लेकर चल रहे हो तब तो आप प्रोफेशनली फिर हायर करो, ठीक है। लाइक अभी मैं रिफिक्स भाई के साथ ही था, तो मुंबई में, लाइक हु प्रोड्यूस फॉर MEV, तो अभी उनके साथ ही है मैंने, अगला प्रोडक्शन मैंने उनके साथ ही करनी है मैंने। तो अब मुझे पता है कि उस बंदे की एक इमेज है, ठीक है, उस बंदे का काम है, स्किल्स है, उसका नाम बोलता है, ठीक है। तो ऑब्वियस कॉस्ट भी उसी अकॉर्डिंग जाएगी, तो वो मेरे माइंड में है कि मैं करूँगा ही करूँगा, ठीक है। तो ये आपका ये चीज़ रहती है आपकी। अब आप करण कंचन से करवा रहे हो, रिफिक्स से करवा रहे हो, या फिर आपका काफ़ी सारे मतलब ऐसे आर्टिस्ट आ रहे हैं उनसे करवा रहे हो, तो आपको पता है कि आप वो फिगर लगा कर चलो ही चलो,
ठीक है, उनका बनता, उनका नाम बन गया इंडस्ट्री में, ठीक है। सेम फॉर मिक्स मास्टर के लिए, जैसे लाइक आपका एक काफ़ी फेमस नेम है, नाम भूल गया उनका, एच से नाम है, फेमस भी बोल रहा हूँ, नाम भी भूल गया हूँ मैं। ओके जी। तो लाइक वो जो बाजीगर है वो उन्होंने ही वो करा हुआ है, मिक्स मास्टर किया हुआ है डिवाइन का। तो एक बार मैं भी वहाँ से करवाना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ये मेरा बीट प्रोड्यूसर भी एक हितेन करके, एंड एक उनका भी नाम हर्ष है आई गेस। ओके, तो इन दोनों में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, गलत नाम ना बोल दूँ। कोई इशू नहीं, तो कोई ये इशू नहीं। था। तो हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर मैं लेके भी जाऊँ 40 to 50,000 मिनिमम साइड, हाँ, कह इतना सकते हो। तो आपके एक आज के टाइम में तो इतना आज के लगा टाइम लो, में। आज के टाइम में इतना होगा, बिल्कुल होगा। तो आपका ड्रीम कोलैब आप किसके साथ करना चाहोगे? ड्रीम कोलैब वैसे बहुत सारे नाम है। हाँ, फिर भी कुछ। ड्रीम कोलैब के अंदर मेरे साथ जे ट्रिक्स करके एक कोलकाता का आर्टिस्ट है, ओके, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, मतलब कोलकाता। अभी उसका रिसेंटली उसकी ईपी का फाइनल गाना आज ही आ रखा, भी सुनते हुए आ रहा था मैं। अच्छा, जे ट्रिक्स है, एंड देन मतलब अब मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं जितने भी नाम लूँगा कम ही हैं। मतलब मेरे को बेसिकली क्या होता है ना कि अभी मैं थिएट्रिकल साइड भी ज़्यादा सोचता हूँ ओके, कि अगर ऐसा फ्यूचरिंग इन द सेंस मैं नॉट एज अ रैपर या फिर सिंगर, तो उसमें लाइक मैं सुमित के साथ काम करना चाहूँगा। सुमित ओके लाइक अगेन वही जो कृष्ण प्ले किया था जिन्होंने, जी, ठीक है। एंड देन एंड कुछ नाम तो है चलो जिनके साथ बात हो भी रही है, काम चल भी रहा है उनके साथ, तो ठीक है। तो ठीक है। मतलब मेरे को अभी ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मैं जहाँ सोच रहा हूँ कोलैब करने का, वहाँ मेरी पॉसिबिलिटी है, मैं वहाँ रीच आउट कर सकता हूँ। तो फिलहाल तो यही है, क्योंकि अब अगले साल के लिए कुछ सरप्राइजेज हैं। तो फिलहाल जो मैंने छुपा के रखे हैं, वो सरप्राइजेज ही रखते हैं। हाँ, मैंने कहा क्यों देखते हैं वो होगा। तो लेट्स सी। अभी जैसे अमित भाई से बात है, अमित बदाना, जी जी जी, अच्छा। ओह वाह, तो अभी हमारा भी नंबर एक्सचेंज हुआ था, तो बात हुई थी। तो बहुत हम्बल पर्सन है, तो वो अभी अपनी वेब सीरीज़ में ही लेके रखे हैं। हाँ, मैंने भी उनका अभी एक पॉडकास्ट था वो सुना पूरा। इज सो हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ है। हम्बल है, मतलब बहुत सही है उनका। मतलब आपको किसी भी चीज़ से, कोई भी टॉपिक है जिस पे आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कुछ भी है, मतलब एक समझाने का तरीका वो बहुत प्यारा है उनका, बहुत ज़्यादा प्यारा है। मतलब बहुत प्यारे इंसान है रियल लाइफ में भी वो। आपने डीनो जेम्स को सुना है? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ हद तक मुझे लगता है कि कुछ हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं आपके और उनके उसमें। बेशक वो दूसरा उनका जोन है, मतलब नॉट रिलीजियस, बट स्टिल, ऐसा आपको लगता है? हो सकता है, बट लाइक जैसे पर्सनली डीनो जेम को मैं एज अ स्टोरी टेलर ज़्यादा मानता हूँ। ओके, तो वो क्योंकि स्टोरी टेलिंग में नो डाउट बहुत सही है। मतलब जो वोकल टेक्सचर है ना, वो रैपिंग के अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा कम लेता हूँ। मतलब ये मेरा पर्सनल है, ठीक है। ये नहीं है कि आर्टिस्ट बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कई बार होता है ना, मैं ऐसी बात करते हैं, लोग सोचते हैं तूने बोल कैसे दिया। हाँ, वो अलग से वो क्लिप निकल जाएगी। हाँ रील वाली, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, तो और आती भी आधी अधूरी है। हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं होता लोगों को। हाँ। तो मतलब मेरे लिए एज अ स्टोरी टेलर बेस्ट है डीनो जेम्स, ओके, ठीक है। मतलब हाँ ठीक है। बाकी तो हर आर्टिस्ट अपनी जगह, सबकी अलग अलग यूएसपी है सबकी। ओके। लिखने के लिए कोई स्पेसिफिक जगह ढूंढते हैं आपकी? मेरे को बाहर जाके कहीं लिखता हूँ, कहीं पहाड़ों में या नियर बाय किसी और प्लेस, ऐसा कुछ है कि कहीं भी? मेरे माइंड में जब आता है बस फ़ोन निकाला, नोट्स में लिख दिया। ओके, तो आजकल तो मतलब ये चल रहा है कि जैसे अपने सॉन्ग्स मैं अरेंज खुद कर रहा हूँ, वो घर में ही करता हूँ। मतलब मैं डाइनिंग टेबल में बैठा होता हूँ, जी, अरेंज कर रहा हूँ, फिर फाइनल रिकॉर्डिंग्स के लिए स्टूडियो जाता हूँ मैं। ओके, फिर अभी मेरे साथ एक लड़का है, एक्जूस करके नाम है उसका। ओके, तो बेसिकली अभी मेरे जितने भी मिक्स मास्टर हैं, जितनी भी प्रोग्रामिंग है, सारे वही देखता है। मेरे सारे प्रोजेक्ट्स उसी के हाथ में। देन देयर इज़ अ गाय फ्रॉम मुंबई, ओके, मायावी नाम है उसका, स्टेज नेम भी मायावी है। शायद सुना है मैंने। ग्राफिक डिज़ाइनर है, बहुत अल्टीमेट है। मतलब अभी क्या होता है कि मैं मैन्युअली सारे डिज़ाइंस उससे ही करवाता हूँ। ओके, देन उसके अलावा जो मोस्टली डिज़ाइंस है मेरे, आप जितने भी देखते हो 95% वो मेरा भाई संभालता है, आईकिल ग्राफिक्स करके। हाँ, तो ये एक छोटी सी टीम है हमारी, प्लस मेरी मैनेजमेंट है FI। ओके, तो FI मतलब सेम मैनेजमेंट है जिसमें बेला भी है। तो अभी मेरा और बेला का कोलैब जल्दी देखने को मिल सकता है आपको। मोस्ट प्रॉब्ली हम जैन में शूट करें उसको। अब थोड़ा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हाउ डू रैपर्स अर्न? और आई नो कि यूट्यूब से उतनी नहीं होती है, बहुत नॉमिनल ही होती है जब तक बहुत बड़े लेवल पर आपके सब्सक्राइबर्स ना हो, बट स्टिल। और इनकम किस लेवल तक जाती है? आपको क्या लगता है कि इंडिया के टॉप रैपर्स जो हैं कितना कमाते होंगे? आप ईजिली कोई भी अपनी मे बैक ले सकते हो, ईजिली कह रहा हूँ मैं, बहुत अगर बहुत अच्छा है आपका, जी, ठीक है। अगर मैं एमी की बात करता हूँ तो एमी कैपेबल है। मतलब अगर ये भी प्लान करता है कि हाँ मुझे कल को
मर्सिडीज़ लेनी है, उसका टॉप मॉडल भी लेना है, वो ले सकता है, Yes. इजीली ले सकता है, ठीक है, डिवाइन ले सकता है, ठीक है। इनकम का बेसिकली क्या होता है ना कि एक तो ना ये प्रॉब्लम होती है, ये हर जगह प्रॉब्लम है कि आपको कोई एजुकेट ही नहीं करता, हमें भी नहीं किया था किसी ने। तो और इनफैक्ट अगर कोई आपसे जुड़ना भी चाहेगा वो आपको ना ऊपर ऊपर से बताता है कि हाँ पैसे करते हैं इतने दे देंगे हो जाएगा, ठीक है, वो पूरी बात ही नहीं बताता। तो मैं यही चीज़ कहता हूँ कि आर्टिस्ट हमेशा दिमाग में आर्टिस्ट का रहता है कि यार उसको जॉब करनी ही नहीं है, उसको कहता है मुझे अपना ही करना है, ठीक है। अब वो अपना तो करेगा लेकिन अपने जब करेगा लेकिन वो उससे अर्न कैसे करेगा, वो भी तो होता है ना। यूट्यूब से आपकी मतलब ठीक है जो आपको अमाउंट मिलती है वो बुरी नहीं है, बुरी नहीं है, अच्छी मिलती है आपको, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स है वो सबसे मेजर फैक्टर है। ब्रांड कोलैब्स वगैरह, अब ब्रांड कोलैब्स मोस्टली उन सब के लिए है, मतलब जैसे जो व्लॉगर्स हैं या फिर जो इंस्टाग्राम के अंदर ज़्यादा एक्टिव है उनके लिए बेस्ट है। Okay. अगर आप म्यूजिशियन हो तो आप सबके एज अ म्यूजिशियन रैपर के लिए आप कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई, आईट्यून्स, क्योंकि यहाँ से आपका मेजर जंक बनता है, आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। ओके। तो हाँ मतलब यही है कि अगर इस चीज़ को लेकर लोग, और सबसे अच्छी बात ये है ना कि देखो ये सर्विसेज आप खुद भी ले सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जैसे आपका एक डिस्ट्रोकिड है तो डिस्ट्रोकिड की आप एनुअली आप एक सर्विस ले लो, वहाँ पे अपना गाना अपलोड करो, उसके 3 पैक्स होते हैं, ओके। ठीक है, 3 प्लान्स होते हैं, सॉरी। उसके अकॉर्डिंगली आपकी उसमें आपकी रॉयल्टी बनती रहती है, आपको शो करेगी आपकी कितनी रॉयल्टीज़ है, उसमें कितना परसेंटेज उसका प्रोवाइडर का कटेगा और कितना आपको मिलेगा, और सारा आपके डायरेक्ट आपके बैंक के अंदर आता है वो, ठीक है। और अगर आपको कोई आर्टिस्ट मैनेज कर रहा है, सॉरी कोई कंपनी मैनेज कर रही है, ये लेबल मैनेज करने हैं, तब तो बात ही अलग है, तो उसके नंबर्स ही लग जाते हैं। तो क्या लेबल के साथ बॉन्ड करना सही है या इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा सही है, क्या लगता है? मैं पर्सनली इंडिपेंडेंट नहीं बोलूँगा, लेकिन अब इसमें विज़न आता है आर्टिस्ट का, क्योंकि जब लेवल आपके सामने डील रखती है तो आपको सारे टर्म्स बता देती है ये है उसके अंदर। अगर आर्टिस्ट उसमें सेटिस्फाइड है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो साइन कर सकता है, ओके। ठीक है। मतलब पर्सनली मैं कैसे चलता हूँ, मैं चलता हूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, एक ख़त्म हुआ दैट्स इट, उसका नया स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने अभी तक कोई लेबल साइन नहीं किया है, हालांकि सारेगामा हो गया, सोनी हो गया, सबके साथ मीटअप हो गया मेरा। तो जस्ट अभी एक काम ही चला है अभी हमारा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चला हुआ है, जी जी। तो मैं ही प्रेफर करता हूँ। आई माइट बी रॉन्ग बट मुझे ऐसा फील होता है कि इनिशियल स्टेज पर आपको बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि इनिशियली जब आप चल रहे हो आपको नहीं पता क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, तो आपको इनिशियली वहाँ से वो सीखने को मिल जाता है। हाँ, ये बाद हो में सकता यू है। कैन गो हाँ, इंडिपेंडेंटली। देखो आपका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन क्या होता होगा, ये होता है कि आपका 2 साल, ठीक है, मैक्सिमम 5 ईयर्स, इतना ही होता है। अगर आपको लगता है अभी बर्डिंग आर्टिस्ट तो आपके पास कुछ नहीं है और उस ऐसे टाइम पे लेबल आ जाता है, तो आप वहाँ जा सकते हो, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा, आपको अपने खुद के मैनेजर्स मिलते हैं, आपके टूर्स लगते हैं, वो सारे मैनेज वही करते हैं आपके। जो चीज़ें आप अकेले कर भी नहीं पाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, सीख भी नहीं पाओगे। राइट, तो वो आपका अच्छा है, आपको बाद में चीज़ें समझ आ जाती है, उसके बाद आप चाहे इंडिपेंडेंट हो जाओ, आपकी मर्जी है। ओके। सक्सेस अब कैसी फील होती है? अभी यार लिविंग माई ड्रीम वाली बात हो रही है जी। तो बढ़िया है, मतलब जो चीज़ें सोची थी पहले, तो टाइम बहुत लग गया यहाँ पे आने के लिए, तो बट हाँ जो टाइम में जो चीज़ें पीछे छूट गई थी, जो ड्रॉप कर दिया था, जो ड्रीम्स थे कि अभी यार ये नहीं कर पाएंगे, अभी जिम्मेदारी है उनको ही आगे निभाना है। जिम्मेदारी तो देखो चाहे हसलिंग फेज़ हो आपका या फिर ये वाला फेज़ हो, ठीक है, वो कभी नहीं जाती, वो तो रहती ही रहती है, ठीक है, वो रहनी चाहिए भी। तो लेकिन उन्हीं के साथ साथ अभी चीज़ें मैनेज्ड है, ठीक है, अभी कहीं का भी टूर प्लान कर सकते हैं। मतलब अभी ऐसा हो गया ना कि मैं अभी भी मान लो बैठा हूँ यहाँ पे, अभी बैठा हूँ और अभी मैं कोई डेस्टिनेशन देख रहा हूँ, मेरे को अभी लग रहा है कि हाँ यहाँ जाना है, तो शायद मैं कल ही वहाँ पे हूँगा। बिल्कुल। तो वो चीज़ हो गई नहीं, तो पहले के लिए मुझे प्लान करना पड़ता था कि यार नहीं यार पहले पैसे जोड़ेंगे, सेविंग करेंगे, फिर देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, सारा जुगाड़ लगा के जाएंगे। बिल्कुल। तो बस पूरा सारा का सारा करियर शिफ्ट है। हाँ, एंड इसमें कहीं ना कहीं मतलब क्या होता है क्या ना, यूजली मतलब मैं मानता हूँ जो ब्लेसिंग्स है ना ये लोगों की ही है, क्योंकि हम एक लेवल पे आ गए हैं और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं शायद अभी वो भी स्ट्रगलिंग में, स्ट्रगलिंग फेज में, ठीक है। यस, वो तभी आपको देख रहे हैं। हाँ, तो अब मुझे कई बार कोई कहता है ना कि लाइक आई एम योर फैन, तो मैं हमेशा मना करता हूँ कि मुझे मत बोलना, ये चीज़ मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, या आई एम योर फैन। क्योंकि दुनिया में करोड़ों जनता है, बिल्कुल, ठीक है, और हर बंदा स्पॉटलाइट डिजर्व नहीं करता है, ठीक है। ये तो मेरे पे कैसे पड़ गई थी मैं भी नहीं जानता हूँ, क्या कर्म थे या फिर लोगों का क्या प्यार था, तो उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल हूँ मैं, हमेशा ग्रेटफुल हूँ। और कभी भी हमारा मीटअप होता है, मैं मतलब यूजुअली कहीं पे भी जाता हूँ मीटअप रखता हूँ,
तो मिलता हूँ तो मतलब एक बहुत ही एक फैमिली वाइब से मिलता हूँ कि हाँ ये फैन बेस है, ये फैन बेस नहीं है। डू यू बिलीव इन कर्मा? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल करता हूँ। मतलब काफ़ी चीज़ें सामने भी देखी रही कि मुझे लगता है हाँ बिल्कुल होता है ये कर्मा। ठीक है, अब हमारे पॉडकास्ट का मैं कहूँगा ये आखिरी सेगमेंट है, बट इट्स रिलेटेड टू चंडीगढ़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टिंग से चंडीगढ़ में रह रहे हो, कहाँ से आपने स्कूलिंग की? मेरी स्कूलिंग हुई है 10 मॉडल, ओके। 10 मॉडल वाले। और वैसे बैकग्राउंड में कहाँ से हैं आप? मैं वैसे बिलोंग हिमाचल से करता हूँ, बट वही स्टडीज इन शुरू से चंडीगढ़ की है मेरी। स्टार्टिंग कहीं से? हाँ हाँ। आपने 10 मॉडल से स्कूलिंग की है, तो अब कभी दोबारा स्कूल गए वापस इस सक्सेस के बाद? अभी नहीं गया था, मैं बहुत पहले गया था, बट हाँ मैं सोच रहा था कि मैं जाऊँगा ज़रूर एक बारी। ओके। तो स्कूल भी सोच रहा हूँ, कॉलेज भी सोच रहा हूँ। कॉलेज मेरा ये ITFT न्यू चंडीगढ़। जी। तो अच्छा इसमें भी लोगों को ना एक थोड़ी सी ना वो रहती है, एक कहते हैं दुविधा सी रहती है या फिर गलत फहमी रहती है। कई बार मेरी स्टोरीज रहती है चंडीगढ़ की, तो लोगों को ये लगता है कि मैं मुंबई बेस्ड आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, और यहाँ पे चंडीगढ़ में घूमने रह आया रहे हूँ। हो? ओह। तो ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ कि मैं चंडीगढ़ का ही हूँ, मुंबई वगैरह मैं घूमने जाता हूँ। मैं जनरली लोगों को कहता हूँ कि मैं कई बार ये पूछता भी हूँ कि आप अपनी बायो में चंडीगढ़ क्यों नहीं लिखते, लिख दो। हाँ हाँ मैंने लिखा रखा है, मैंने तो अपना। हाँ, मैं जनरली यही बोलता हूँ सबको। हाँ। रिसेंटली मैंने किसी से पूछा भी था, तो सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। मैंने कहा बताओ, प्राउडली से आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इतनी जगह घूमे हो, उन सब के कंपैरिजन में चंडीगढ़? चंडीगढ़ तो जो देखो ये तो कहते हैं ना फैक्ट है, जो चंडीगढ़ में रह गया कहीं रह ही नहीं सकता है। बिल्कुल। तो मैं तो यही बोलता हूँ ये नक्शे के बाद दिल में छपा है। अरे वाह। तो ये तो नहीं छूट सकता शहर। इनफैक्ट मेरा किसी से आई डोंट नो लेवल कौन से थे वो, उस टाइम हम हिमाचल गए थे, तो मुझे वापसी में कॉल आया था किसी मैम का। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था, कहता कि तो आपने कभी प्लान नहीं किया कि आप मुंबई शिफ्ट हो जाओ या फिर दिल्ली शिफ्ट हो जाओ? मैंने कहा मैम काम तो चंडीगढ़ से करूँगा, चंडीगढ़ नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे हो रहा है मेरा काम, वो डील्स के लिए या फिर मीटिंग्स के लिए वहाँ मैं चला जाता हूँ। तो मैंने कहा बट ये शहर नहीं। मैंने कहा हाँ फिर भी हाँ ठीक है, मुंबई में एक लंबा टाइम निकाल सकता हूँ, दिल्ली में थोड़ा कम। कह रहे क्यों, दिल्ली पसंद नहीं है? मैंने कहा ठीक है, पर उतनी वाइब नहीं बैठती दिल्ली के साथ मेरी। पर आपको लगता है कि सवाल थोड़ा अलग हो जाएगा कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मुंबई साइड ज़्यादा है? वो ज़्यादा इसलिए ना क्योंकि यहाँ पे जनरेट ही नहीं हो रही। और होता क्या है ना कि मान लो कि अगर कोई आर्टिस्ट है बोल के जाता है कि मैं कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद वो भी मुंबई रह रहा है, वो उसने कभी वापस सोचा नहीं ही नहीं आना। है, वो कभी सोचना मैं यहाँ करूँ। अब लाइक एक छोटा सा एग्जांपल है, अभी हमारा एक प्ले हुआ था टैगोर में, तो लाइक मैं और आशीष उसमें भी है, थिएटर लाइन में भी है दोनों। तो उसमें सबने प्ले प्लान किया था, तो उसको प्रोड्यूस मैंने किया था। ठीक है, अब ये लगा लो कि यूजली आपको स्पॉन्सर्स कितने देंगे, ज़्यादा नहीं देते वो। ठीक है, तो वो अराउंड 1.25 लाख का प्ले था। ठीक है, अब लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुझे उसका क्या मिला था रिटर्न में? मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए था उसके रिटर्न में, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हर बंदा बोलता है कि मुंबई जाएंगे या वो जाए। शहर बुरे नहीं है, अच्छी बात, अपॉर्चुनिटी। पर वापस अपने शहर में आके क्या कर रहे हो, अपने शहर के लिए क्या कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मेरे लिंक में काफ़ी लोग थे, वो मुंबई गए, काफ़ी टाइम लगाया, फिर वापस आ गए। जब मुझे कोई एक क्वेश्चन पूछता था उस टाइम पे कि तू क्यों नहीं जा रहा है मुंबई, तो मैं यही बोलता हूँ कि मेरे पास रीज़न नहीं है कुछ जाने का। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अपनी सेविंग्स वहाँ ले जाऊँगा। वहाँ पे लाइक आप वहाँ पे लिटरली आपके जो रेंट है बहुत बहुत आपका 1 BHK भी आपको कई बार 50,000 वो करता है। 50,000 मतलब 1 BHK, जस्ट 1 BHK। इसलिए लोगों को वहाँ पे बिल्कुल वो एक ऐसी स्पेसिस है ना, वहाँ रहना पड़ रहा है। मैंने कहा भाई तुम कैसे रह रहे हो यहाँ पे? और ट्रैवल एक्सपेंस बाकी सारी चीज़ें तो और ऊपर लेके जाएगा आपका मंथली। बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत बहुत महंगा शहर है। कुछ अगर हो जाता है आपका वहाँ पे, कुछ होता है, स्ट्रगल करना बुरा नहीं है। ठीक है, अगर हो जाता है तो ये शहर बहुत कुछ देगा आपको, बहुत कुछ। बट अगर कुछ नहीं होता है तो वो लेकर चलो, क्योंकि वहाँ पे आपका ना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। सपनों की नगरी में बहुत लोग जाते हैं सपने पूरे करने, पर बहुत कितनों के सपने पूरे होते हैं, ये बहुत बड़ी तो चीज़ है। एज निकलेगी ना लोगों। अब अगर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करते हो तो उनको भी अराउंड 40 के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतने सालों से वो काइंड ऑफ कर रहे थे, बट वो चीज़ अब जाके अब हुई है ना। पीयूष मिश्रा जी हो गए, इनको भी अब हुआ था। बिल्कुल। तो ये तभी ना एक्चुअली मैं म्यूज़िक और ये थिएटर में दोनों में एक्टिव रहता हूँ। तो क्योंकि मेरे को ये है कि हाँ करना है अपने लोगों के लिए, तो अब मुझे कहीं लगता है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे रिकमेंड करना चाहिए कि हाँ ये बंदा परफेक्ट बैठता हो जा। अब क्योंकि देखो वहाँ मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। जो कर रहा है एटलीस्ट उसके लिए तो रास्ते खोलो, क्योंकि आपने उसकी स्ट्रगल देखी है। बिल्कुल। तो वो ज़रूरी है। अब यहाँ पे भी कई बार बंदे सेल्फिश हो जाते हैं, तो वो अब यहाँ पे वो कहते हैं ना कर्मा वाली बात, अगर आपको भगवान नहीं दे रखा तो भगवान देख रहा है कि आप कितने रास्ते खोल रहे हो किसके लिए।
ये ज़रूरी है। आई बिलीव इन दिस कि आप जहाँ मर्जी जाओ, पर जो आपके मेन रूट्स हैं वहाँ वापस आके आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आप वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं भी रह सकते, पर स्टिल आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। राइट। ओके, तो आप कितने फूडी हैं? बहुत ज़्यादा हूँ, बट अभी तो फ़िलहाल मतलब फूडी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हूँ मैं। मतलब मेरे को तो मतलब ये करी तो ऐसा भी था कि हमारी इसमें एक आर्टिस्ट है सिड करके, सिद्धांत, वो सिंगर है, उसके साथ मेरा काफ़ी काम चला हुआ है। हमारा डेली का ये था कि वो डेली मुझे रील्स भेज रहा है, कह रहा भाई ये कैफेटेरिया है, ये कैफेटेरिया है। आफ्टर रिहर्सल्स हम वहाँ कैफ़े में चले जाते थे। हमारा डेली का था ये। यहाँ हमने ट्राई करने चंडीगढ़ के नए नए कैफ़ेज़, जो हिडन कैफ़ेज़ होंगे वो भी ट्राई करेंगे, क्या मिलता है यहाँ पे, क्या डिशेज़ है यहाँ पे। कोई फेवरेट प्लेस? ऐसी तो कोई नहीं है, मतलब हर जगह की मतलब अच्छा ही लगा था मुझे। अगर प्लेस की बात करूँ तो लाइक अभी हम लांथे में गए थे, वहाँ पे मैं नाम भूल गया, नाम क्या था कैफेटेरिया का, वो ना ऊपर उसमें जो आपकी वो जो फूड आउटलेट है वहीं पे था। ओके, फूड कोर्ट में। हाँ मैं नाम भूल गया उसका, कैफ़े तो नाम था उसका। कैफ़े के बाद क्या था हमको वो याद नहीं आ रहा। एक तो उसका एम्बियंट बहुत प्यारा था, ओके, ठीक है। उन्होंने लाइक वो एक तो ग्रीन प्लस थोड़ा सा विंटेज वाइब है उनकी, ओके, ठीक है। वाइट ब्राउन और ग्रीन कलर से बहुत प्यारा खेला इंटीरियर में। एंड उनका खाना बहुत सही था, बहुत सही लगा था मुझे। ओके, लाइक मैंने शायद वो लजानिया वगैरह ट्राई किया था वहाँ पे। एंड उनके शेक्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। स्ट्रीट फूड? हाँ बिल्कुल। कहाँ जाते हो सबसे ज़्यादा स्ट्रीट फूड के लिए? स्ट्रीट फूड के लिए तो देखो, एक तो आपका 15 ही फेमस है पहले तो, ठीक है। और उसके अलावा मतलब बहुत सारी ऐसी अपनी सेक्टर्स की कुछ वो होती है। हाँ, हर सेक्टर का कुछ ना कुछ होता है। सेक्टर 7 में एक मैं आपको बताता हूँ, रोडवेज। ओके, वो बहुत प्यारा है, मतलब छोटी सी स्पेस में उनका कॉन्सेप्ट कैसा है कि जैसे ट्रक नहीं होते, हाँ, तो उन्होंने पूरा फुली ट्रक स्टाइल में जो देसी स्टाइल रखा हुआ है। आप उनका ना वो पूरा का पूरा जो डिस्प्लेस है उसमें ट्रक बना रखा है, और उसमें लाइक वो कोटेशंस लगी है, बुरी नज़र वाले तंबू काला वगैरह वगैरह करके। और बहुत फाइन फूड उनका। मतलब जब जाना पड़ेगा यहाँ पे, और बहुत एकदम वहाँ पर उनको भी सडन मिलेगा। हाँ मतलब मैं यूजली जाता हूँ, उसके साथ ही रोल एक्सप्रेस भी है, हाँ, बट मैं मोस्टली वहीं जाता हूँ क्योंकि रोल एक्सप्रेस मुझे 15 का ज़्यादा पसंद है। ओके। और वहाँ के कंपैरिजन तो मतलब मैं फिर तो रोडवेज में ही जाऊँगा। मैंने तो वैसे बहुत टाइम से रोल एक्सप्रेस का खाया नहीं, बट 46 में एक टाइम पे था कि वहाँ बहुत अच्छे मिलते थे। अभी मेरे को आई डोंट नो, बट एक टाइम पे उनका बहुत अच्छा लगता मेरे को। वो सही है। लेकिन एक आपकी वो उसकी मैं नाम भूल गया, सेक्टर 7 में ही है, उनकी वो बिरयानी बहुत अच्छी थी। ओके, नूरानी राइट नूरानी। उनसे मैंने रात को ऑर्डर करवाया था, वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे। दन मैं सडनली ऐसा होता कि इस टाइम यही चाहिए था, यही खाना था इस टाइम। ग्रेट। तो नार्सी भाई, ये था हमारा पॉडकास्ट, Thank you so एंड much. आई होप आपको अच्छा लगा हो, और बहुत सारी चीज़ें, होप फॉर द ऑडियंस एज वेल, कि उनको भी बहुत कुछ सीखने को भी मिला हो, प्लस आपके बारे में जानने को भी मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। राम दर्शन को बहुत प्यार दिया है, सभी ने बहुत प्यार दिया था। तो वो एक कहते हैं ना, वो जो शबरी कैरेक्टर था उनको लेकर लिखा गया था। तो उसकी जो 4 लाइनें जो मेरी भी फेवरेट है, लाइक रघुवीर ये विनती है तुम दूर करो अंधेरों को, दूर करो परेशानी के सारे भूखे शेरों को, शबरी बन के बैठा पर काली युग का प्राणी हूँ, मैं झूठा भी ना कर पाऊँगा पापी मुँह से बेरों को। तो बस ऐसे ही था ये प्यार बनाए रखिए आप। जो कुछ है जनता के प्यार से ही है, उनकी ब्लेसिंग से ही है, एंड आगे बना रहेगा, हौसला मिलता रहता है और कुछ नहीं। कंटिन्यू रहेगा, ये सच में रहेगा, ऐसे ही चलती रहेगी।